दोस्तों 60 के दशक में दुनिया के बड़े बड़े देश अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाने की होड़ में लगे थे। इनमें से ऐसा ही एक देश था चीन, जो ज्यादातर अपने सारे काम दुनिया से छुप के करता है, फिर चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो या फिर चीन की लैबोरेटरी में होने वाले बायोलॉजिकल टेस्ट। 60 के दशक में न्यूक्लियर फील्ड में भी चीन तेजी से अपने पांव फैला रहा था और 16 अक्टूबर 1964 को प्रोजेक्ट 596 को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हुए लॉकन्यूर टेस्ट साइट पर चीन अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। जब ये बात पूरी दुनिया को पता चली तो ये खबर सुनते ही अमेरिका शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस वक्त वियतनाम वॉर की वजह से वैसे ही अमेरिका और चीन के बीच काफी तनाव था और चीन के न्यूक्लियर पावर बनने से अमेरिका की मुश्किलें और भी बढ़ सकती थी। इसलिए अमेरिका की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी CIA डिसाइड करती है कि वो इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर एक सीक्रेट मिशन कंडक्ट करेंगे, जिसका नाम था ऑपरेशन हैट। दोस्तों ये इतिहास में पहली बार था जब दो इतने बड़े देश की सीक्रेट एजेंसीज एक साथ मिलकर किसी मिशन को कंडक्ट करने जा रहे थे। पर इस मिशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती थी। दरअसल CIA ने मिशन की कुछ डिटेल्स भारत से छुपाई थी। आखिर दुनिया की दो बड़ी पावरफुल कंट्रीज के बीच क्या था ये सीक्रेट मिशन ऑपरेशन हैट, और इस मिशन के दौरान क्या क्या मुसीबतें फेस करनी पड़ी। आइए जानते हैं इन सब बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद चीन भारत के लिए थ्रेट बन चुका था और चीन पर भरोसा करना भारत के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए जब अमेरिका ने इस मिशन के लिए भारत को अप्रोच किया तो भारत ने भी हामी भरते हुए साथ देने को राजी हो गया। मिशन ऑपरेशन हैट के दौरान एक पावरफुल लिस्टिंग डिवाइस इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाना था, जो चीन से आने वाली रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करके वहां चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रैक कर सके। इस डिवाइस को ऐसी जगह प्लांट करना जरूरी था जो तिब्बतन रेंज के बहुत करीब हो और साथ ही वहां से बेटर हाइट एडवांटेज भी मिल सके, ताकि चीन से आ रही रेडियो वेव्स को कैप्चर करने में कोई बाधा न आए। इस बात पर दोनों देश की सीक्रेट एजेंसी मिलकर फैसला करती है कि भारत की सेकेंड टॉलेस्ट पीक नंदा देवी पर्वत, जिसकी ऊंचाई 25,640 फीट है, वहां पर इस डिवाइस को इंस्टॉल करके मिशन को सक्सेसफुल किया जाएगा। दोस्तों इस डिवाइस में 8 से 10 फीट का एंटीना, 2 ट्रांसीवर सेट्स और डिवाइस को पावर देने के लिए SNAP यानी सिस्टम फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर जनरेटर का इस्तेमाल किया गया। इस पावर जनरेटर में हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्लूटोनियम के 7 रॉड्स को भी यूज किया गया, जिसकी लाइफ साइकिल 88 इयर्स की मानी जाती है। दोस्तों इस पूरे डिवाइस की सेटअप का टोटल वेट 58 kg था। 58 kg के इस डिवाइस को नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई पर लेकर जाना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था, क्योंकि नंदा देवी पर्वत की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से वहां पर लो विजिबिलिटी और एवलांच का खतरा हमेशा बना रहता है। डिवाइस के अलावा क्लाइंबर्स को सर्वाइवल के लिए अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर और बहुत सारा भारी सामान भी कैरी करना पड़ता है। मिशन की सीक्रेसी बनाए रखने के लिए किसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता था। इस काम के लिए CIA को दोनों देशों से दुनिया के बेस्ट क्लाइंबर्स को चूज करना था। दोस्तों साल 1964 में इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडिशन के दौरान भारत के 9 क्लाइंबर्स एवरेस्ट को सक्सेसफुली सबमिट करने में कामयाब रहते हैं। उनका ये अचीवमेंट और रिकॉर्ड इतना बड़ा था कि अगले 17 सालों तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया। इस एक्सपीडिशन पर गई पूरी टीम को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही कैप्टन MS कोहली और उनकी टीम को पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस अचीवमेंट पर CIA की नजर पड़ी और मिशन ऑपरेशन हैट के लिए कैप्टन कोहली को अप्रोच करते हुए उन्हें इस मिशन की कमांड सौंपी गई। दोस्तों इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 टीम तैयार की गई, जिन्हें ये काम 2 फेजेस में पूरा करना था। पहली टीम कैप्टन कोहली की थी, जिनको 58 kg के भारी डिवाइस को कैरी करके नंदा देवी पर्वत पर ले जाना था। दूसरी टीम थी टेक्नीशियन की, जिनको वहां पहुंचकर नेक्स्ट फेज में उस डिवाइस को असेंबल करना था। इस मिशन की यात्रा के लिए वहां के लोकल शेरपा का सहारा लिया गया।
दरअसल शेरपा लोकल नेपाली कम्युनिटी के क्लाइंबर्स को कहा जाता है, जिन्हें पहाड़ों की जियोग्राफिकल कंडीशन की अच्छी समझ होती है और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उनसे बेहतर मदद मिल पाती है। चूंकि इस मिशन में एक हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और न्यूक्लियर थर्मल डिवाइस को कैरी करना था, इसलिए सेफ्टी चेक के लिए शेरपाओं को एक बैज दिया गया, जिसमें अगर डिवाइस से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लीक होने लगे तो उस बैज का कलर चेंज होने लगेगा। इस मिशन में अमेरिका के फेमस क्लाइंबर्स डॉक्टर रॉबर्ट, टॉम फ्रॉस्ट और जिम मैककार्थी शामिल थे। वहीं भारत की तरफ से कैप्टन MS कोहली की लीडरशिप में सोनम वांग्याल, HCS रावत और GS रघु इस मिशन की बागडोर संभाल रहे थे। दोस्तों 24 सितंबर 1965 को MS कोहली अपनी टीम के साथ चढ़ाई शुरू करते हैं और नंदा देवी की एक्सट्रीम वेदर को फेस करते हुए आधे से भी ज्यादा का सफर तय कर लेते हैं। लेकिन 25 दिनों की लगातार चढ़ाई करने के बाद अचानक नंदा देवी के पहाड़ों का मौसम बहुत खराब हो जाता है। हेवी विंड स्टॉर्म और लो विजिबिलिटी होने की वजह से उन्हें दिखना बंद हो जाता है। शरीर जमा देने वाली ठंडी हवाओं के बीच उनकी टीम फंस जाती है। ऐसे हालात में MS कोहली अमेरिकन क्लाइंबर्स के साथ मिशन को वहीं रोककर वापस जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि MS कोहली के लिए अपने साथियों की जान से ज्यादा और कोई भी चीज मायने नहीं रखती थी। वापस जाने से पहले MS कोहली अपने साथ लाए डिवाइस को वहीं किसी सेफ जगह पर छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि 58 किलो की भारी डिवाइस को इतने हेवी तूफान में वापस लेकर जाना मुश्किल था और फिर से दोबारा इतनी भारी डिवाइस को ऊपर लेकर आना वक्त, पैसे और मैन पावर की बर्बादी करने जैसा था। MS कोहली अपनी साथी क्लाइंबर्स और शेरपाओं के साथ मिलकर पहाड़ में बड़ी दरारें ढूंढना शुरू करते हैं और एक बड़ी सी चट्टान के साथ रस्सी की मदद से उस डिवाइस को वहीं बांधकर नीचे वापस बेस कैंप पर आ जाते हैं। बेस कैंप की तरफ रुख कर रही MS कोहली और उनकी टीम तूफान के थमने का इंतजार करती है ताकि वो दोबारा चढ़ाई शुरू कर सके, पर मौसम में ज्यादा खराबी होने की वजह से ऐसा करना नामुमकिन था। दोस्तों ये मिशन अक्टूबर मंथ में कंडक्ट किया गया था। जनरली अक्टूबर और उसके बाद आने वाले महीनों में हिमालय पर ठंड बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसकी वजह से मिशन को वापस से स्टार्ट करने में लंबा समय लग गया। तकरीबन 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद जब फाइनली दोबारा डिवाइस को ढूंढने के लिए चढ़ाई की जाती है तो वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मार्क की गई लोकेशन पर डिवाइस मौजूद नहीं था। जिस चट्टान पर थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को बांधा गया था वो चट्टान ही गायब थी और चारों तरफ का हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। दोस्तों इस पूरे मिशन की सबसे हैरान कर देने वाली खास बात ये थी कि कैप्टन MS कोहली और इंडियन अथॉरिटीज को इस बात की बिल्कुल कोई खबर ही नहीं थी कि इस डिवाइस में न्यूक्लियर सब्सटेंस का इस्तेमाल किया गया था। डिवाइस खो जाने की बात जैसे ही CIA और इंडियन अथॉरिटीज को पता चली तो दोनों जगह हड़कंप मच गया। इसके बाद डिवाइस को ढूंढने का अभियान चलाया गया, पर जिस ऊंचाई पर डिवाइस को छोड़ा गया था वहां पर किसी भी आम हेलीकॉप्टर का जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए यूरोप से 2 स्पेशली डिजाइन और मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर मंगवाए गए थे जो 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते थे। लेकिन कई सारे सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी इस डिवाइस को ढूंढा नहीं जा सका। पर इस मिशन को जारी रखते हुए नंदा देवी से कुछ दूर स्थित नंदा कॉट पर दूसरे डिवाइस को इंस्टॉल किया गया, जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सका कि उस वक्त चीन के पास कोई लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था। तकरीबन 4 महीनों के बाद दूसरा डिवाइस भी बंद पड़ गया, जिसके बाद CIA ने चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने के लिए न्यूक्लियर की जगह सोलर डिवाइस इस्तेमाल करने का फैसला किया। दोस्तों इस हादसे के बाद काफी सारे अनुमान लगाए गए, जैसे कि नंदा देवी में खराब मौसम की वजह से एक बहुत बड़ी एवलांच आया होगा, जिसके कारण ये डिवाइस खिसक कर पहाड़ों के नीचे चला गया। लेकिन दोस्तों आज तक इस खोए हुए डिवाइस को ढूंढा नहीं जा सका। जब भी नंदा देवी के ग्लेशियर टूटते हैं तो हमेशा यही खतरा बना रहता है कि कहीं ये थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस गंगा के पानी के साथ मिलकर पानी को कंटामिनेट ना कर दे। दोस्तों 2021 में नंदा देवी में एक ग्लेशियर के टूटने की वजह से चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक हेवी फ्लड देखने को मिला,
जिसमें लगभग 200 लोग लापता हो गए। इस ग्लेशियर बर्स्ट के पीछे भी इसी डिवाइस को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। दोस्तों, इस डिवाइस को लेकर कुछ लोगों द्वारा कंस्पिरेसी थ्योरीज भी दी जाती है, जैसे कि पाकिस्तान ने इस डिवाइस को ढूंढ निकाला है और वो अपने किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इंडिया ने इस डिवाइस को वहां से ढूंढकर मिसप्लेस कर दिया, लेकिन ये सारी बातें अफवाहें हैं। असलियत में इंडिया या किसी और देश ने इस डिवाइस के मिलने पर कोई क्लेम नहीं किया है। अपनी 88 इयर्स की लाइफ साइकिल की वजह से ये डिवाइस आज भी नंदा देवी की बर्फीली पहाड़ियों में जिंदा है, जिसकी रेडियो एक्टिविटी वहाँ के रहने वाले लोगों को घातक नुकसान पहुँचा सकती है। तो दोस्तों, ये थी CIA और IB की हैरान कर देने वाली ज्वाइंट मिशन की कहानी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो और कुछ नॉलेजेबल सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की सभी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।